हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 19 कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने बाकी सारे टॉपिक्स को फिनिश कर लिया है, जिसमें फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ विथ न्यूमेरिकल हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंडक्टेंस क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से रिगार्डिंग बात करेंगे हम लोग। तो हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक आपको बता दें कि जो कंडक्टर है, आप जानते हैं कि कंडक्टर का एक क्राइटेरिया आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है। तो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम लोग दो मेन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कंडक्टर आप समझते हैं कि द सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करने के लिए अलाउ कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर। तो इस कंडक्टर को बेसिकली हम लोग दो फॉर्म में, दो क्राइटेरिया में डिवाइड कर देते हैं। एक को कहते हैं मेटालिक कंडक्टर, द फर्स्ट वन इज योर मेटालिक कंडक्टर एंड द सेकंड वन इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों का जो सब्जेक्ट मैटर है स्टूडेंट्स, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पर बातचीत होगी। मेटालिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इसको हम लोग मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ions are responsible for conducting electricity। इसमें आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के केसेस में। हम लोगों का जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की हम लोग बातचीत करेंगे। तो कंडक्टेंस पढ़ना है हम लोगों का जो टॉपिक है। क्या पढ़ना है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या है, इसको जानने के लिए एक और टर्म जो आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं और जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हैं, वो है रेसिस्टेंस। क्या है, रेसिस्टेंस। तो कंडक्टेंस जो होता है वो दरअसल रेसिस्टेंस का अपोजिट है। रेसिस्टेंस का क्या है, अपोजिट। इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस क्या है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। कोई भी कंडक्टर अपने ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में उसको अपोज करता है, उसको जाने नहीं देना चाहता है। तो इसकी उस अपोजिंग टेंडेंसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। और इसी का उल्टा, अगर कोई कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो आसानी के साथ द ईज विथ विच मेटालिक कंडक्टर और द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पासेस थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, तो उस ईज को, उस आसानी को, उस टेंडेंसी को क्या कहेंगे, कंडक्टेंस। तो खैर सर, कंडक्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस का अपोजिट है। और रेसिस्टेंस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या पढ़ा है आपने, रो L/A। ये आप अपने फिजिक्स में पढ़ के आते हैं या जूनियर क्लासेस में भी आपने इस चीज़ को पढ़ा है। अब यहाँ पे रो क्या है स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि वेयर, ये जो रो है, रो को आप कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और मोस्ट कॉमनली इसको हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। एल और ए क्या है, एल और ए को समझने के लिए आप इसको छोटे से डायग्राम से जानने की कोशिश कीजिए। एल लेंथ ऑफ वायर होता है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होते हैं, क्रॉस सेक्शन। वायर के कंटेक्स्ट में ये आपका, जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई वायर है, तो वायर के कंटेक्स्ट में सपोज कर लीजिए कि ये आपका क्या है, लेंथ L, और क्रॉस सेक्शन का सेंस क्या है। तो आप देखिए, गौर कीजिएगा, यहाँ पास ध्यान देंगे आप। ये जो आप देख रहे हैं, ये एरिया, ये दिस मच, ये सर्कुलर एरिया, जिससे इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन
पास करता है, अलाउ करता है। लेकिन यहाँ तो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इसमें लेंथ ऑफ वायर होगा नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर होगा नहीं, तो क्या होगा वो अब आप समझिए, इधर ध्यान दें। एनालॉग है बिल्कुल एक दूसरे का, इसलिए समझाने के लिए यहाँ पास इन बातों को लिखा गया। अब देखिए आपने जो पढ़ रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो ये हो गया आपका एक कंटेनर जिसमें ये हो गए इलेक्ट्रोड्स, और इस इलेक्ट्रोड्स को हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, और इसको आप कंडक्ट कर देते हैं वायर से, पॉजिटिव निगेटिव, और ये आपने इसको कनेक्ट कर दिया। तो देखिए अब ये जो आप देख रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है ये L कहलाने लगेगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ध्यान दें आप बातों को, यहाँ लेंथ ऑफ वायर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के केस की बात है। जब आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात, तो L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। बात समझ गए। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका एरिया लेंगे आप, ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये दिस मच, ये इसका एरिया हो जाएगा। बात समझ गए आप। तो ये लेंथ ऑफ वायर इलेक्ट्रॉनिक के लिए होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा अब ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। बात समझ गए आप। तो ये आपका हो गया R। आपको निकालना क्या है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को हम लोग जनरली किसी किसी बुक में देखेंगे आप C से डिनोट किया जाता है, और किसी बुक में कैपिटल G से। आपके 12 के NCERT केमिस्ट्री में G का वर्ड यूज़ किया गया, हम लोग कैपिटल G को लेके आगे प्रोसीड करेंगे। फिजिक्स में मोस्टली C का टर्म यूज़ किया जाता है। तो चलिए, तो आपको क्या मिल गया, देयरफॉर कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1/R। अब इसको हम लोग R के वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या हो गया, 1/ρ इंटू 1/L/A। देख रहे हैं आप, A को आप ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पास हम नहीं ले जा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन को डिराइव करना है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए रो क्या था, रो यहाँ पे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस था, बिल्कुल उसका अपोजिट हुआ। तो कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट का अपोजिट भी कांस्टेंट होता है। तो चूंकि ये रेसिस्टिविटी था, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। तो ये आपको जो आया 1/ρ, तो 1/ρ को अब हम क्या लिखेंगे, 1/ρ इज कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय इसका सिंबल है कप्पा। इसको क्या पढ़ते हैं, कप्पा। ये एक ग्रीक लेटर है, कप्पा जो है बिल्कुल के की तरह लिखा जाता है, ग्रीक लेटर है ये कप्पा। समझ गए आप। और L आप जान ही रहे हैं, और A आप जान ही रहे हैं क्या है। तो L/A जो है, L/A, अब इस L/A को इमेजिन कीजिए, सपोज कीजिए कि लेंथ बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड को हम फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें, यानी लेंथ चेंज नहीं कर रहे हैं। और उसी तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी हम क्या कर दें, फिक्स कर दें, यानी L/A अब आपका एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाए। तो इस L/A को नाम दिया गया सेल कांस्टेंट। क्या नाम दिया गया, सेल कांस्टेंट। क्यों नाम दिया गया, फॉर ए पार्टिकुलर सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, द डिस्टेंस दैट इज द L बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड A आर कांस्टेंट। क्योंकि इसको फिक्स कर दिया गया किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, इसलिए अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए ये लेंथ और A चूंकि कांस्टेंट हो गया, इसलिए वो उस सेल का सेल कांस्टेंट कहलाएगा। बहुत आसान है, ध्यान से बात को समझें। ये क्या हो गया, कांस्टेंट। इस लेंथ को फिक्स कर दिया गया, A को फिक्स कर दिया गया। तो जब उसका रेशियो आप लेंगे L/A, तो वो क्या हो जाएगा, सेल के लिए कांस्टेंट, इसलिए सेल कांस्टेंट कहलाने लगा, डिनोटेड बाय G स्टार। इसको किससे डिनोट किया जाने लगा, G स्टार से डिनोट किया जाने लगा। तो इसमें इसको पुट कर दीजिए इस वैल्यू को, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा, देयरफॉर G इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है, 1/ρ। तो 1/ρ को अब हम लोग क्या लिखेंगे, कप्पा के इंटू 1/L/A। L/A को सेल कांस्टेंट क्या मान लिया, G स्टार। तो ये क्या हो गया आपका, G स्टार।
दैट इज G इज इक्वल टू कप्पा डिवाइडेड बाई G स्टार, और हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, K को लिखना है हमको, देयरफॉर K इज इक्वल टू, देखिए तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा G इंटू G स्टार। तो इतना स्टूडेंट्स पहले आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए, अब आपने इसको नोट कर लिया, अब हम लोग इसके आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, ये हम लोग यहाँ पास आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब हम लोग इस पर बात करेंगे यूनिट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में डायरेक्ट यूनिट पूछता है कि आप कंडक्टेंस की यूनिट को एक्सप्लेन कीजिए कि ये यूनिट क्या होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक, सीधा लिखिए आप, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। चलिए, तो इसकी यूनिट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों के पास K का जो वैल्यू आया वो क्या है, K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार है। बारी बारी से इसके यूनिट को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे, इसमें देखिए क्या है, G है, तो यूनिट ऑफ G क्या है आपका, उधर देखिए कंडक्टेंस, G क्या है, कंडक्टेंस। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो अभी आपने क्या देखा, कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1/R, क्या होता है 1/R। तो 1/R की यूनिट सबको पता है ओम, क्या होता है ओम। तो इसका मतलब कि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो गया आपको, ओम इनवर्स, क्या हो गया, ओम इनवर्स। और इसको दूसरी तरह से भी लिखते हैं हम लोग, ओम इनवर्स को कैसे लिखा जाता है, इसको बिल्कुल अपोजिट कर दिया जाता है स्पेलिंग को, तो इसको पढ़ते हैं महो, ओम इनवर्स, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, महो भी लिखते हैं। और एक साइंटिस्ट के नेम पर, उनके ऑनर में इसकी यूनिट दी जाने लगी, और इसको हम लोग साइमन भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइमन, एस से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये यूनिट आपको किसकी पता चल गई, G क्या है आपका, कंडक्टेंस। अब आइए G स्टार के बारे में जाना जाए, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या है, G स्टार। तो G स्टार बेसिकली है क्या, L/A। देखिए यहाँ आपका भी बतलाया गया है, L/A को क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट G स्टार। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। बट मोस्ट कॉमन जो प्रैक्टिकल यूजेज है उस हिसाब से होता क्या है कि जो सेल आपका होता है वो सेल बहुत छोटा होता है, जैसे पेंसिल सेल जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो उन सब में चूंकि सेल बहुत छोटा होता है तो फॉर द कन्वीनियंस, आसानी के लिए उसको मीटर में नहीं लेते हैं, उसको आसानी के लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, सेंटीमीटर में। छोटा सा तो बैटरी है, सेल ही है, अब आप उसको मीटर में मेज़र करेंगे तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये सही नहीं है। तो इसको हम लोग करते क्या है, मोस्ट प्रैक्टिकली इसको हम लोग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं। तो एक से एक कैंसिल हो गया, तो ये आपको क्या बन गया, पर सेंटीमीटर। देखिए तो दोनों की यूनिट निकल गई, इसकी यूनिट भी और इसकी यूनिट भी। अब इस पर आप पुट कर दीजिए तो आपको कप्पा का यूनिट निकल जाएगा। कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी है। देयरफॉर यूनिट ऑफ, बोलिए, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G की यूनिट। G की यूनिट आपने क्या निकाला यहाँ पास, देखिए G की यूनिट आपने क्या निकाला, पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर। इसको कोई अगर कहे कि हम अगर पर ओम पर मीटर लिखें कोई हर्ज नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पास सिर्फ उसको क्या करना होगा, 1000 का यूनिट का वेरिएशन चेंज करना होगा।
लेकिन हम लोग इसमें जो चीज़ यूज़ करेंगे, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, आपने अभी क्या देखा कि पर ओम को क्या लिखते हैं, साइमन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइमन पर मीटर, या जो ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ है वो है साइमन पर सेंटीमीटर का। तो ये है आपका यूनिट ऑफ कप्पा। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। समटाइम्स इसको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स, देयरफॉर आप इसको बिल्कुल समझ भी लें और आपको कोशिश करना चाहिए कि ये डायरेक्ट आपको क्या हो जाए, गेट बाय हार्ट याद भी हो जाए। तो चलिए जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी कप्पा क्या होगा। कैसे अब आप डिफाइन करेंगे, तो आप हेडिंग लगा लें साथ साथ, डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी, डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी कप्पा, इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। गाइज अभी आपने क्या देखा कि कंडक्टिविटी के क्या हम लोगों ने फाइंड किया था, याद कीजिए, अभी फौरन आपको बताया गया है। तो हम लोगों ने देखा कि K इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार, यही अभी हम लोगों ने देखा है। अब इसको डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप गौर कीजिए, G स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, L/A लिख सकते हैं। एंड नाउ सपोज कर लीजिए, इफ लेंथ between the or the distance between the electrolytic solution is 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों लेते हैं, अभी हमने बताया प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। छोटे होने की वजह से प्रैक्टिकल पर्पस में उनके मेजरमेंट को सेंटीमीटर में लिया जाएगा, मीटर में नहीं लिया जाएगा। सो दैट लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड now suppose the area is equal to 1 centimeter square, then what will happen, let us have a look। तो देखिए क्या हो गया, ये कप्पा इज इक्वल टू G इंटू 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हैं, लेंथ और एरिया अगर आपको 1 and 1 हो जाए तो हम यहाँ पे अगर वॉल्यूम निकालें तो आप जानते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो 1 इंटू 1 जब करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 सेंटीमीटर दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको याद होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml और 1 cc, सेंटीमीटर क्यूब भी इसको बोलते हैं। इसका हम लोग यूज़ लेने वाले हैं। तो क्या पता चला स्टूडेंट्स आपको, देखिए आपको ये पता चला कि कप्पा इज इक्वल टू G के हो जाएगा कब, जब आपका लेंथ 1 सेंटीमीटर का और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तब। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच जो लेंथ है उसका वैल्यू कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर, और उनके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हैं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका वैल्यू कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। या हम ये कहें कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसमें फिल किया गया जिसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 cc या 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml। तीनों का सेंस समझें आप। अगर लेंथ को 1 सेंटीमीटर, एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे तो वैसे कंटेनर में वॉल्यूम कितना होगा, 1 cc ही तो होगा ना। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम कितना हो गया, 1 ml, वॉल्यूम हो गया 1 ml। तो जब भी ये होगा तब कप्पा K किसके बराबर हो जाएगा, देख रहे हैं G के बराबर। तो K इज इक्वल टू G हो जाएगा, K इज इक्वल टू G हो जाएगा। कप्पा है ये, K नहीं है, लेकिन आसानी के लिए K बोल रहे हैं। तो कप्पा इज इक्वल टू G हो जाएगा कब, जब ये दोनों का वैल्यू 1 1 हो जाए, या ये कहें कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 1 ml 1 cc हो जाए। तो वैसे सिचुएशन में कप्पा इज इक्वल टू G। अब ये G है क्या, ये G है कंडक्टेंस। क्या है, कंडक्टेंस। और ये K क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो क्या पता चला आपको डेफिनेशन में, इट मीन्स के कंडक्टिविटी इज दैट कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंसी तो है, बट किस कंडीशन में है, इज दैट कंडक्टेंस इन विच द लेंथ और द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और आसानी के लिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब हम लोग ये कहेंगे कि ये क्राइटेरिया क्या हो गया, हम लिख सकते हैं द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml electrolytic solution is called conductivity। इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कप्पा के, लाइक के की तरह लिखते हैं। तो बात को समझें, बहुत सिंपल सी चीज़ है। कंडक्टिविटी क्या है, ऐसा कंडक्टेंस है जो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का होगा। यानी अगर आपके पास 1 मिलीलीटर का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, 1 मिलीलीटर वॉल्यूम है उसका, तो 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस होगा उस कंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे। इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसे हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको डेफिनेशन बतलाया गया स्टूडेंट्स, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग लगा लें, नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का मोलर कंडक्टेंस। क्या होगा, मोलर। लेकिन मोलर कंडक्टेंस के बताने के पहले एक चीज़ और आपको बता दें कि ये कंडक्टिविटी जो है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, किस पर, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो हेडिंग लगा लें आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करेगा। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को जानने हैं कि ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग इसके फैक्टर्स को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपके फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे उसमें जो पहला फैक्टर है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कंडक्टिविटी है उसका पहला फैक्टर क्या है। आप देख रहे होंगे ये डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ भी देते हैं आपके लिए, द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड। बहुत सिंपल सी चीज़, अभी हमने बताया कि जो इलेक्ट्रोलाइट आप उसमें ऐड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट कितनी जल्दी डिसोसिएट होगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो बहुत जल्दी आयंस में डिसोसिएट होंगे, टूट जाएंगे और कंडक्शन को काफ़ी तेज़ी से प्रोसीड कर देंगे। और अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी वीक एसिड है, वीक बेस है, वीक सॉल्ट है, तो उसके आयंस जल्दी डिसोसिएट नहीं होंगे और उससे उसकी कंडक्टिविटी स्लो हो जाएगी। दूसरा देखिए क्या है, साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। जिस आयंस का साइज छोटा होता है उसकी मोबिलिटी बहुत फास्ट होती है, मूवमेंट बहुत फास्ट करेगा, इसलिए वो साइज ऑफ द आयंस पर भी डिपेंड करता है। और इस पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने जल्दी वाटर के साथ या जो भी सॉल्यूशन का सॉल्वेंट है उसके साथ कितना जल्दी वो डिज़ोल्व हो जाता है, तो उसको सॉल्वेशन कहते हैं। साथ साथ तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। सॉल्वेंट की विस्कोसिटी आसानी के लिए आप समझें उसको कि उसका कितना गाढ़ापन है। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट कितना आसानी के साथ अलाउ करता है, या ये कहिए फिजिक्स की भाषा में कि वो कितना कम रेसिस्टेंस ऑफर करता है किसी को प्रोसीड करने में। जो जितना कम रेसिस्टेंस ऑफर करेगा उसकी विस्कोसिटी उतनी कम है, उसका गाढ़ापन उतना कम है। जैसे आप सपोज कर लीजिए कि पानी और शहद में अगर आप कोई चीज़ डालें तो शहद क्या करेगा, उस अंदर गिरने वाले सॉलिड सब्सटेंस को या जो चीज़ है उसको अपोज करेगा मूवमेंट में, क्योंकि वो ज़्यादा विस्कस है, ज़्यादा गाढ़ा है। जबकि पानी में वो चीज़ें आसानी के साथ, कम रेसिस्टेंस के साथ जल्दी मूव करने लगेंगी। तो ये सॉल्वेंट की विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है कि उसकी विस्कोसिटी अगर कम रहेगी तो कंडक्शन तेज़ होगा, विस्कोसिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो उसका कंडक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बहुत सिंपल है, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन आप उसमें मिलाएंगे इलेक्ट्रोलाइट का, नंबर ऑफ आयंस की संख्या ज़्यादा होगी और वो कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। और इसके कंसंट्रेशन की जहाँ तक बात है, इस पर हम लोगों को आगे में भी एक इक्वेशन के फॉर्म पे हम लोग देखेंगे अलग से भी, लेकिन फिल वक्त अभी फ़िलहाल जो है बहुत सिंपल सी चीज़ है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। पर यूनिट वॉल्यूम जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस मौजूद होंगे इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने के लिए, इससे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसीलिए जब आप पानी मिलाते हैं तो उसका डाइल्यूशन हो जाता है, यानी नंबर ऑफ आयंस यानी कंसंट्रेशन घट जाता है। चलिए आगे क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के कंटेक्स्ट में क्या है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, बढ़ा देने से कंडक्टिविटी भी क्या होती है स्टूडेंट्स, कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो ये उसके फैक्टर्स हैं जो कंसंट्रेशन पर, टेम्परेचर पर, विस्कोसिटी पर, उसके डिसोसिएशन नेचर पर डिपेंड करती है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो होप सो आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बोर्ड पर ध्यान देते हैं हम लोग। तो फैक्टर्स अब आप समझ गए कि फैक्टर्स क्या थे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग लगा लें, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, लैम्डा एम, इसको कैप एम भी पढ़ते हैं और ऐसे ही ग्रीक वर्ड में लैम्डा एम भी कहलाता है। तो ये अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट हेडिंग होगा। अब इसको जल्दी से आप हेडिंग लगा लें। इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस करें। सो स्टूडेंट्स, अब तक जो आपको बतलाया गया उसको आप बहुत ध्यान से नोट करें और डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, गुड बाय।